कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का ये भाग शुरू करते हैं। बेला ने खुद से हजारों सवाल कर लिए, पर उसे अब भी कोई जवाब नहीं मिला। और तभी बाहर हाल में बैठे बादल की आवाज बेला को सुनाई पड़ी कि जान, जल्दी खाना लेकर के आओ, बहुत भूख लग रही है। बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ का कुछ खाया नहीं है, ऊपर से इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है तुम्हारे खाने से कि अब मुझसे रुका भी नहीं जा रहा है। बेला बादल की आवाज सुन करके जल्दी ही खाना लेकर के बाहर गई। सब ने बहुत मजे से खाना खाया, और खाना सच में बेला ने बहुत प्यार से और बहुत टेस्टी बनाया था। बादल ने तो पेट भरने के बाद भी खाना बंद नहीं किया, शायद उसका मन नहीं भरा था अभी तक। खाना होने के बाद बादल बेला के पास गया और कमरे में जल्दी आने का इशारा करके चला गया। बेला की माँ भी दोनों को अकेले में वक्त देना चाहती थी, इसलिए वो भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर बेला अभी अपने कमरे में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे ये पता था कि उसके कमरे में बादल उसका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसलिए बेला ने रात में ही बर्तन धोना शुरू कर दिया। बर्तन धोते धोते बेला ने 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा दिया, और फिर अपने कमरे में गई, इस उम्मीद से कि शायद अब तक बादल सो चुका होगा। बेला जैसे ही अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि बादल उसका इंतजार करते करते बहुत ही गहरी नींद में सो चुका है। इसलिए बेला ने बिना शोर किए चुपचाप बादल के बगल में लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह बेला सबसे पहले उठी और घर के कामों में लग गई, लेकिन बेला ने अभी भी भगवान की तरफ नहीं देखा और ना ही उनकी पूजा की। शायद बेला भगवान पर अपना भरोसा नहीं कायम रख पा रही थी, और उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था वो उसके लिए भगवान को दोष दे रही थी। पर आखिर कब तक बेला भगवान से ऐसे मुंह मोड़ करके रहने वाली थी। थोड़ी ही देर में बेला की माँ की नींद खुली तो वो रोज की तरह घर के काम करने के लिए उठी, तो उन्होंने देखा कि आज उनके उठने से पहले ही घर का सारा काम हो चुका है, और बेला किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। उन्हें अपनी बेटी को ऐसे काम करता हुआ देख करके बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद वो अपनी बेटी को जो सीख देना चाहती थी वो बेला ने बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में अपना लिया है। और बेला की माँ को तो ऐसा भी लग रहा था कि कल रात जो उन्होंने बेला और बादल के एक हो जाने की बात कही थी वो भी बेला ने कर लिया होगा, जिसकी वजह से वो आज इतना खुश है। बेला ने जल्दी ही चाय छानी और जा करके पहले अपनी माँ को 1 कप दी और फिर 1 कप बादल के कमरे में ले करके पहुंची। बादल अभी भी बहुत सुकून से बिस्तर पर सो रहा था। उसे सोता हुआ देख करके बेला समझ गई कि शायद बादल को बहुत दिनों के बाद इतनी सुकून की नींद आई है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो बादल को नींद से जगाए, पर बादल ने वैसे भी अपने ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले ली थी, जिसकी वजह से उसे अब ऑफिस जाना ही था। इसलिए बेला ने मन को बड़ा भारी करके बादल को जगाने के लिए उसके पास गई। बेला जैसे ही बादल के पास गई, बादल ने बेला को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके गालों पे किस करने लगा। बेला अपने साथ अचानक से ऐसा होता देख करके बहुत घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर बादल बेला को और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ने लगा। फिर बेला ने कहा कि दरवाजा खुला है, माँ आ जाएंगी अचानक से। तब बादल ने कहा कि अरे, तुम्हारी माँ बहुत समझदार है। फिर भी बेला के बार बार कहने से बादल ने बेला को छोड़ दिया। बेला ने बादल को रेडी हो करके बाहर आने के लिए कहा और चली गई। सुबह की भाग दौड़ में बेला लग गई। एक तरफ बादल का नाश्ता तो दूसरी तरफ बादल का लंच बॉक्स भी रेडी करने लगी। बेला की माँ ने मदद करने के बारे में सोचा, पर उन्होंने बेला को ये सब करने दिया क्योंकि वो बेला और बादल के रिश्ते को दोबारा से अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। बेला ने जल्दी से नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाया और लंच बॉक्स रेडी करके बादल को दे दिया। बादल ने फिर फटाफट अपना नाश्ता किया और लंच बॉक्स लेकर के ऑफिस के लिए निकल गया। बेला की माँ सब काम होने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। तभी बेला को
एकदम से बिजली का ख्याल आया और वो मौका देख करके बिजली के घर जाने के लिए सोचने लगी। बेला को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ से क्या कह करके घर से बाहर निकले, क्योंकि अभी बेला पूरी तरह से ठीक नहीं थी और बेला की माँ अकेले बेला को कहीं भी बाहर जाने नहीं देती और माँ को लेकर के बेला बिजली के घर पर जा नहीं सकती थी। बेला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी बेला की माँ अचानक ही बेला के पास आई और उन्होंने कहा कि बेला बेटा, वो आज मुझे सत्संग पर जाना था और यही तेरे घर के सामने वाली कुछ औरतें वहां जा रही हैं और वो सभी शाम तक वापस आ जाएंगी, और अगर तू अच्छा महसूस कर रही हो तो क्या मैं उनके साथ जाऊं? मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। और इस बारे में मैंने कल बादल बेटा से भी बात कर ली थी और उसने कहा था कि बेला जैसा ठीक समझे। अपनी माँ के मुंह से सत्संग में जाने की बात सुन करके बेला तो जैसे अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई कि वो जिस बात के लिए इतनी परेशान थी उसका समाधान सामने से चल करके उसके पास आ गया था। बेला ने तुरंत अपनी माँ से कहा कि माँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप निश्चिंत हो करके सत्संग में जाइए और आराम से आइए। मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ और अगर फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। बेला की बात सुन करके बेला की माँ को भी संतोष हुआ कि बेला अब ठीक है और उन्हें सत्संग में चले जाना चाहिए। थोड़ी ही देर में बेला की माँ तैयार हो करके अपने घर के सामने वाली औरतों के साथ सत्संग में चली गई। अब बेला घर पर अकेले थी और वो बिजली के बताए एड्रेस पर जा सकती थी। बेला बिना वक्त को बर्बाद किए जल्दी रेडी हुई और उबर से ऑटो बुक करके बिजली के बताए एड्रेस पर चली गई। बिजली ने जो एड्रेस बताया था वो उसके घर के मेन रोड तक का ही था, लेकिन बिजली का घर उस रोड के अंदर के गलियों में था। अब ऑटो तो वहां जा नहीं सकता था, इसलिए बेला ने ऑटो वाले को पैसे दे करके और उसे भेज दिया और खुद ही बिजली के घर का पता करने चल पड़ी। उस बस्ती में इतनी छोटी छोटी गलियां थी कि बेला को बिजली का घर ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बस एक गली से दूसरे गली में चलती जा रही थी। कुछ देर चलने के बाद वो बहुत थक गई और इधर उधर देखने लगी। बेला का पहनावा देख करके बस्ती के लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि बेला एक पैसे वाली और शहर में रहने वाली औरत है, इसलिए वहां उसे आदमी तो आदमी, औरतें भी आंख फाड़ फाड़ करके देख रही थी, जो बेला के लिए बहुत ही अजीब था। बेला ने बड़ी हिम्मत करके आखिर वहां पर खड़ी एक औरत से पूछा कि यहाँ पर बिजली का घर कौन सा है। पहले तो उस औरत ने बेला को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके बाद उस औरत ने कहा कि मैडम जी, आपको बिजली से क्या काम है? उस औरत के मुंह से बिजली का नाम सुन करके बेला श्योर हो गई कि ये औरत कम से कम बिजली को तो जानती है, अब बस वो उसका घर बता दे। बेला ने कहा कि आप बिजली को जानती हैं? वो कहाँ रहती है? क्या आप मुझे उसके घर तक पहुंचा सकती हैं? क्योंकि मैं बहुत देर से इन गलियों में घूम रही हूं पर मुझे अभी तक उसका घर नहीं मिला। उस औरत ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपको बिजली के घर तक ले जाऊंगी, पर पहले आप मुझे बताइए कि आपको बिजली से क्या काम है। इतने बड़े लोग मैंने तो कभी बस्ती में आते नहीं देखा और फिर बिजली के लिए? पक्का दाल में कुछ काला है। तभी बेला ने कुछ अजीब सा औरत की बातों से महसूस किया और उसने सोचा कि कहीं बिजली को मेरी वजह से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बेला ने बात घुमाते हुए कहा कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक दिन बाजार में मेरा पर्स गिर गया था तो बिजली ने मुझे ला करके दिया था, इसलिए मैं बस उसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बस इसलिए उसका पता ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंची। बेला की बात सुन करके उस औरत को थोड़ा यकीन हुआ और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो मेरे पीछे, मैं आपको बिजली के घर तक छोड़ करके आती हूँ। बेला ने भी चैन की सांस ली और उसकी तरकीब काम कर गई और वो जल्दी ही उस औरत के पीछे चल पड़ी। वो औरत कुछ दूर चलने के बाद एक टीन के बने कमरे के पास रुकी, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी और जिसके चारों ओर बहुत ही गंदगी थी। उस औरत ने उस कमरे की तरफ देखा और बेला से कहा कि लो मैडम जी, आ गया आपकी बिजली का घर, इसी के अंदर रहती है वो। इतना कह करके बेला जैसे ही उसके अंदर जाने लगी तभी उस औरत ने कहा कि क्या मैडम, आप कैसे बड़े आदमी हैं,
बेला ने हैरानी से पूछा कि मैं आपका मतलब कुछ समझी नहीं। तब उस औरत ने कहा कि अरे मैडम, आपने अभी बोला कि बिजली ने आपको आपका थैला ढूंढ करके दिया था, तो आप उसे धन्यवाद कहने के लिए यहाँ तक उसके घर तक आ गई, और मैंने अपना काम धंधा छोड़ करके आपको यहाँ उसके घर तक पहुँचाया, तो आपने मुझे तो धन्यवाद नहीं किया। बेला ने कहा कि ओ सॉरी, वो मेरा दिमाग में नहीं आ रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। इतना कह करके बेला फिर उसके कमरे के अंदर जाने लगी। तभी उस औरत ने कहा कि क्या मैडम, मुझे आप लोगों का यही समझ नहीं आता कि आप लोग पढ़े लिखे हो करके भी इतने बेवकूफ होते हैं, फिर हम गरीब को देख करके बेवकूफ बनने का नाटक करते हैं। बेला ने फिर हैरानी से पूछा कि मुझे माफ करिएगा, पर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। तब उस औरत ने कहा कि चलो मैडम, आपको खुल करके बात समझ में आती है तो मैं खुल कर बोलेगी आपसे। देखिए, आप बड़े लोग हैं, आपके लिए सिर्फ धन्यवाद बोलने से काम चल जाता होगा, पर हम गरीब लोग हैं, हमारा धन्यवाद से काम नहीं चलता। हमें जिंदगी जीने के लिए खाने की जरूरत होती है और खाने के लिए पैसे की। तो आप अगर अपने धन्यवाद की जगह मुझे थोड़ा पैसा दे देती तो मेरा और मेरे परिवार का आज रात का गुजारा हो जाता। उस औरत के इतना बोलते ही बेला ने उस औरत को 500 निकाल करके दे दिए। वो औरत 500 का नोट देख करके खुशी से उछल पड़ी और उल्टा बेला को धन्यवाद बोल करके वहां से चली गई। वो औरत जाते जाते मन में सोचने लगी कि सच में ये बड़े लोग बेवकूफ होते हैं। अरे, एक बार बोलने में ही उस औरत ने मुझे 500 की नोट निकाल करके दे दी, जबकि मैंने उसे एक रात के खाने के लिए पैसे मांगे थे। पर ये बड़े लोगों के बड़े चोचले भी बहुत हैं। अरे, इनके लिए शायद एक वक्त का खाना 500 में आता होगा, पर मेरा तो इससे एक हफ्ते का खाना चल जाएगा। जब उस मैडम ने मुझे 500 दे दिए तो ना जाने उस बिजली को कितना देगी। क्या किस्मत है इस बिजली की, जहां देखो वहां से इसे पैसे मिलते रहते हैं। इधर बेला जैसे ही बिजली के घर के अंदर गई और बिजली का नाम पुकारने लगी, बेला को घर के अंदर आता हुआ देख किसी ने पास रखे डंडे से लाइट चालू की। लाइट के जलते ही उस छोटे से कमरे में उजाला हो गया और बेला ने अपनी आंखों के सामने एक 12 साल के लड़के को देखा जो पैरों से अपाहिज था। ये देख करके बेला को लगा कि शायद वो गलत घर में आ गई है, इसलिए उसने उस लड़के से माफी मांग करके वहां से जाने लगी। तभी उस लड़के ने कहा कि आपको बिजली दीदी से क्यों मिलना है। बिजली का नाम सुन करके बेला के कदम वहीं रुक गए और वो पलट करके उस लड़के की तरफ देख करके बोली कि तुम बिजली को कैसे जानते हो। तब उस लड़के ने कहा कि वो मेरी बड़ी बहन है और मैं उनका छोटा भाई हूँ। ये सुन करके बेला को राहत मिली कि आखिरकार उसे बिजली का घर मिल ही गया। वो उस लड़के के पास गई और उसने उस लड़के से पूछा कि आपका नाम क्या है। तो उस लड़के ने बेला से कहा कि मैं बिल्लू हूँ, और आप। बेला ने कहा कि मेरा नाम बेला है। तब बिल्लू ने कहा कि आप बिजली दीदी को कैसे जानती हैं। तब बेला ने कहा कि कल मैं आपकी बिजली दीदी से हॉस्पिटल में मिली थी और उन्होंने मुझे वहीं कल अपने घर का पता दिया, और आज मैं उनसे मिलने चली आई। पर ऐसा लग रहा है कि आपकी बिजली दीदी घर पर नहीं है, वो अपने किसी काम से बाहर गई हैं, थोड़ी देर में आती ही होंगी। बेला ने कहा, और तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? बेला की बात सुन करके वो लड़का बहुत उदास हो गया और उसने कहा कि माँ तो मेरे पैदा होने के कुछ साल बाद ही गुजर गई, और मेरे बापू बहुत दारू पीते थे जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही बीमारी हो गई और वो भी गुजर गए। तब से मेरी बिजली दीदी ने ही मुझे माँ बापू का प्यार दिया। बिल्लू की बात सुन करके बेला की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिल्लू के सिर पर बहुत प्यार से हाथ रखा। बेला ने फिर बिल्लू से पूछा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ ये दुर्घटना कैसे हुई। तब बिल्लू ने कहा कि ये हादसा मेरे साथ 2 साल पहले ही हुआ था। मैं और बिजली दीदी अपना पेट पालने के लिए बीच ट्रैफिक में फूल बेचा करते थे, और एक दिन जैसे ही रेड सिग्नल हुआ तो हम सभी बच्चे जितने भी लोग वहां पर फूल बेचते थे सब भाग करके गए। तभी 2 लड़के बहुत बड़ी गाड़ी से फुल स्पीड में आए और रेड सिग्नल होने के बाद भी उन्होंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, और उनके सामने मैं आ गया और मेरे साथ ये सब हो गया। ये सुन करके कि उस बच्चे की हालत जन्म से ही ऐसी नहीं थी बल्कि जन्म के बाद ये सब हुआ है,
बेला को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो बिल्लू से कुछ कह नहीं पा रही थी, पर उसकी आंखों से गिरते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बिल्लू और बेला आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बिजली वहां पर बिजली की रफ्तार से पहुंची और बिना बेला की तरफ देखे बिल्लू से बात करने लगी। यार बिल्लू, मुझे माफ करना, आज सच में काम इतना ज्यादा था ना कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मैं आज इतनी लेट हो गई। पर पक्का हाँ, कल से मैं इतना काम नहीं करेगी और जल्द आ जाएगी। बिजली ने तुरंत सब्जी धोते हुए बोला। तभी बिल्लू ने बिजली से कहा, अरे दीदी, एक बार मेरी तरफ देख तो लो। तभी बिजली ने बिल्लू की तरफ देखा तो वो बेला को देख करके हैरान रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तब बिल्लू ने कहा कि रह गई ना हैरान आप भी, बिल्कुल मेरी तरह। तब बिजली ने तुरंत अपना हुलिया ठीक किया और बेला के पास जा करके बोली, अरे बेला दीदी, आप यहाँ। तब बेला ने कहा कि क्या बिजली, तुम पहले खुद घर बुलाती हो और फिर भूल भी जाती हो। तब बिजली ने कहा कि अरे नहीं दीदी, मुझे माफ करिए, वो मुझे लगा आप बड़े आदमी कहाँ हम गरीब के झोपड़े में आओगे, और जब मैंने अभी अचानक से आपको देखा तो घबरा गई। बेला ने मुस्कुरा करके कहा, कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। बिजली ने पास रखी एक चटाई उठाई और उसे बिछा दिया और बेला से उस पर बैठने के लिए कहा। बेला को ये सब देख करके बहुत अच्छा लगा कि बिजली के पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास कितना कुछ है। बेला चुपचाप जा करके वहां पर बैठ गई। बिजली ने बिल्लू को डांटते हुए बोला कि तूने बेला दीदी को पानी दिया कि नहीं। तब बिल्लू ने बोला कि अरे मैं कैसे देता, मेरे पैर में बांधने वाली पट्टी तो फट गई थी और आप वही लेने तो आज जाने वाली थी। अब बिना पट्टी लगाए अगर मैं सटता तो मेरे पैर से चोट लग जाती ना दीदी। बिल्लू की बात सुन करके बेला से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सिसक करके रोने लगी। बेला को ऐसे रोता देख बिल्लू बेला के पास थोड़ा खिसक करके आया और उसने बेला से कहा कि अरे नहीं दीदी, आप मत रो, मुझे अब इसकी आदत हो गई है, क्योंकि ये मेरी कमी है और मुझे अपनी हर खुशी के साथ साथ अपनी हर कमी भी स्वीकार है। बिल्लू की बात सुन करके बेला की आंखें फटी की फटी रह गई कि एक 12 साल के अपाहिज बच्चे ने कितनी बड़ी बात बोल दी। तो हिम्मत बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, वो 12 साल के इस बच्चे में है। बेला ने बहुत ही प्यार से बिल्लू के माथे को चूम लिया। अपने भाई को ऐसे प्यार करता देख करके बिजली की भी आंखें नम हो गई, क्योंकि बिल्लू के साथ जब से ये हादसा हुआ था तब से हर कोई बिल्लू को सिर्फ मजाक ही उड़ाता था। तब बिल्लू ने कहा कि बिजली दीदी, आपने बताया ही नहीं कि आपको ये बेला दीदी कैसे मिली। तब बिजली घबरा गई और उसने बिल्लू से कहा कि ये मुझे बाजार में मिली थी, ये मैं जहाँ काम करती थी ना, उन मालकिन की दोस्त हैं और ये उनके घर आती जाती हैं, पर ये मेरी मालकिन के जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उनसे बहुत ज्यादा अच्छी हैं। बिजली को झूठ बोलता सुन करके बेला थोड़ा असमंजस में पड़ गई, पर उसने चुप रहना ही उचित समझा। तभी बिल्लू ने बिजली से कहा कि पर बेला दीदी ने तो मुझे बताया कि वो कल आपसे हॉस्पिटल में मिली थी। बिल्लू की बात सुन करके बिजली बहुत घबरा गई और ये घबराहट उसके चेहरे से साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। बेला समझ गई कि बिजली कुछ तो बिल्लू से छिपाना चाह रही है, पर बेला को ये तो नहीं पता था। पर बेला ने बात संभालते हुए कहा कि हाँ बिल्लू, मैं बिजली की मालकिन की दोस्त ही हूँ, पर कल मुझे कुछ काम था बिजली से, इसलिए मैंने उसे हॉस्पिटल बुलाया था। बाकी हमारी पहचान बिजली के मालकिन के घर पर ही हुई है। बेला के इतना बोलते ही बिजली की जान में जान आई और बिल्लू को भी बेला की बात पर यकीन हो गया। तभी बिजली ने बिल्लू से कहा कि तुझे कल्लू के घर जाना था ना, तू गया नहीं। तब बिल्लू ने कहा कि दीदी, आप भी ना कितना भूल रही हो, जब मेरे पास घिसलने के लिए पैरों की पट्टी नहीं है तो फिर मैं कैसे कहीं आ जा सकता हूँ। तब बिजली ने बिल्लू से माफी मांगते हुए कहा कि हाँ बिल्लू, वो मैं आज काम से कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गई, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा। पर चल, मैं तुझे गोद में उठा करके कल्लू के घर पर छोड़ आती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद लेने भी आ जाऊंगी। इतना कह करके बिजली जैसे ही बिल्लू को उठाने के लिए गई तो बेला ने बिल्लू को अपनी गोद में उठा लिया और कहा कि बताओ बिल्लू, तुम्हें कहाँ की सवारी करनी है। आज तुम्हें तुम्हारी बिजली दीदी नहीं बल्कि बेला दीदी अपनी गोद में ले करके जाएंगी। बिल्लू ने हंसते हुए कहा कि मतलब मेरी दीदी की भी दीदी।
बिल्लू की बात पर बेला और बिजली दोनों ही हंस पड़े। फिर बेला ने बिल्लू के बताए घर पर उसे छोड़ दिया, जो बिजली के कमरे से 10 कदम की दूरी पर था। अब बिजली के कमरे में बेला और बिजली बस थी। बिजली ने तब तक बेला के लिए काली चाय बना दी और जब बेला लौट करके आई तो बिजली ने उसे पीने के लिए दिया और कहा कि बेला दीदी, हम गरीब लोग हैं, हम गोरी नहीं बल्कि काली चाय पीते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए भी काली और गुड़ की चाय बनाई है। अगर आप पी सकती हैं तो इसे पी लीजिए। बिजली की बात सुन करके बेला की आंखें नम हो गई और उसने तुरंत ही चाय का कप उठा करके चाय पी ली और बिजली से कहा कि ये तो हमारे घर की गोरी चाय से भी बहुत अच्छी है, तुम मुझे इसे बनाना सिखाओगी क्या? बिजली ने हंसते हुए कहा कि बेला दीदी, आप कितनी ही ज्यादा अच्छी हैं। मुझे पता है आपको ये काली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, पर मेरा मन रखने के लिए आप खुशी खुशी ये चाय पी गई। बेला ने कहा कि बिजली, कल तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहती थी। बिजली ने बोला कि हाँ बेला दीदी, पर क्या आप सुनना चाहती हैं एक गरीब और बेबस लड़की की कहानी? बेला ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में क्यों ये सब जानना चाहती हूँ, मुझे ये नहीं पता, पर फिर भी मैं आज तुमसे मिलने यहाँ तक चली आई, सिर्फ तुम्हारे बारे में जानने के लिए। बिजली ने कहा कि आप यहाँ तक आई हैं तो मैं आपको निराश नहीं करूँगी, पर मेरी कहानी यहाँ की बाकी लड़कियों से अलग नहीं है, बल्कि किसी न किसी की हर किसी से कहानी मिलती ही है, क्योंकि हम सभी गरीब हैं और लाचार लड़की हैं ना, इसलिए। बिजली ने कहा कि मेरी उम्र 27 साल है और मेरा एक भाई बिल्लू है 12 साल का। मैं कब कहाँ कैसे हुई मुझे ये तो याद नहीं दीदी, पर इतना जरूर याद है कि जब से होश संभाला है तो मैंने अपने बापू को अपनी माँ को दारू पी करके बस मारते ही देखा था। कभी जूतों से तो कभी डंडे से तो कभी लोहे की छड़ से मार मार करके उसे अधमरा कर देता था और मेरी माँ चुपचाप मेरे बापू के अत्याचार सहती रहती। मैंने उसे कई बार बोला कि पुलिस में चल करके रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, पर मेरी माँ बोलती थी कि वो उसके पति हैं और जब तक पति का साया एक औरत के सिर पर है, एक औरत तब तक ना सिर्फ इस दुनिया और समाज में सुरक्षित है बल्कि अपने घर में सुकून से रह भी सकती है। मेरी माँ का ये वहम उस दिन टूटा जब एक रात बापू दारू पी करके घर आया और छोटी सी बात पर माँ को मारने लगा। माँ चुपचाप मार खाती रही, पर मुझसे उनका ये दर्द देखा नहीं गया और मैंने जा करके बापू को रोकने की कोशिश की तो बापू ने माँ को छोड़ करके मुझे मारना शुरू कर दिया। जब बापू ने मुझे मारा तो माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और माँ ने बापू के सिर पर उसी डंडे से मारा और मुझे ले करके घर से भाग। माँ मुझे लेकर के अपनी एक सहेली के घर गई और रात भर हम वहीं रहे। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो माँ कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने पूछा तो माँ ने कहा कि वो काम ढूंढने जा रही। फिर मेरी माँ और मेरी माँ की सहेली दोनों ही चले गए और मैं घर पर अपनी माँ की सहेली के लड़के के साथ खेलने लगी। शाम को जब माँ घर लौट करके आई तो मुझे माँ के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी दिखी और माँ का चेहरा देख करके ऐसा लग रहा था कि माँ किसी बड़ी मुसीबत में है। मेरी माँ की सहेली उन्हें बार बार समझा रही थी किसी काम के लिए, पर मेरी माँ बार बार बस खुद को शीशे में निहारे जा रही थी। उस दिन से पहले मैंने कभी माँ को खुद को इतना निहारते हुए नहीं देखा था, पर मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आया और फिर मैं खाना खा करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो माँ और उनकी सहेली बाजार खरीदारी करने के लिए जा रहे थे। मैंने उनसे साथ चलने की जिद की तो माँ ने मुझे डांट दिया और अपनी सहेली के लड़के के साथ रहने के लिए कह करके चली गई। शाम को जब माँ घर लौट करके आई तो माँ के हाथों में बहुत ही चमकदार और सुंदर कपड़े थे। उन्हें देख करके मेरी आंखें तो जैसे चौंधिया ही गई। मैंने उनमें से एक चुनरी निकाली और अपने सर पर रख ली। मेरी माँ ने जैसे ही मुझे देखा तो वो गुस्से से मेरे पास आई और मुझे एक थप्पड़ मार करके मुझसे वो चुनरी छीन ली। उस दिन मेरी माँ ने मुझे पहली बार मारा था, पर मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था ये मुझे उस दिन समझ में नहीं आया। मेरी फिर कुछ दिनों बाद मेरी माँ ने एक कमरा किराए से ले लिया और हम दोनों वहीं जा कर के रहने लगे। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और मुझे माँ का शाम को काम पर जाना बहुत अजीब लगने लगा, क्योंकि मैंने सबको सुबह सुबह काम पर जाते और शाम को घर लौटते देखा था।
लेकिन मेरी माँ शाम को काम पर जाती और सुबह घर लौट करके आती और आते ही इतना थक जाती कि वो बिस्तर पर लेटते ही सो जाती। मैंने माँ से कई बार कहा कि वो कोई दिन की नौकरी देख लें, मुझे रात में डर लगता है, पर माँ ने कहा कि डर कर जिंदगी जीने में वो मजा नहीं है जो डर से लड़ करके जीने में है। फिर मैं 16 साल की हुई तो फिर मैंने सबके मुंह से सुना कि मेरी माँ एक धंधे वाली है। ये सुन करके मुझे बहुत अजीब लगा। मैं इसका मतलब तो नहीं जानती थी कि फिर भी ये मुझे सुनने में गंदा लगा। उस रात मैं अपनी माँ को बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी और माँ वहीं सुबह के 6 बजे घर आई। पर आज की सुबह उसने मुझे सोते नहीं बल्कि खुद का इंतजार करते हुए पाया। शायद वो मेरा चेहरा पढ़ सकती थी, इसलिए उसने मुझसे नजर चुराने की बहुत कोशिश की, पर मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि क्या आप धंधे वाली हो। मेरा ये सवाल सुन करके मेरी माँ की वर्षों की पीड़ा एकदम से अपना सब्र खो बैठी और वो जोर जोर करके अपने दर्द को बयां करके रोने लगी। मैं समझ गई कि कोई तो चोट है जो माँ के जिस्म तक नहीं बल्कि आत्मा तक लग चुकी है। फिर मैंने माँ से कोई सवाल नहीं किया और उन्हें पानी का ग्लास दे करके चुपचाप वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद मेरी माँ ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया था और उसके बदले में दूसरों के घर में बर्तन धोने का काम चालू करने वाली थी। अब माँ ने अपनी पहली नौकरी छोड़ दी और बड़े लोगों को 2-3 घर पकड़ लिए थे जहां वो झाड़ू पोछा और बर्तन करती थी। 1 साल तक तो माँ ने वहां काम किया, पर एक दिन माँ अचानक ही बीमार हो गई और वो चक्कर खा करके गिर गई। डॉक्टर के पास लेकर के गए तो डॉक्टर ने बताया कि जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से और आराम न करने की वजह से माँ बहुत कमजोर हो गई हैं। इसलिए अब माँ को पूरा आराम देने की जरूरत है और अच्छा खाना खाने की जरूरत है। अब माँ को लेकर के मैं हॉस्पिटल से घर आ गई, पर माँ ने काम पर जाने की जिद नहीं छोड़ी। फिर मेरे बहुत समझाने के बाद माँ ने फैसला लिया कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती हैं तब तक उनके बदले काम पर जाऊंगी, और जिस दिन वो ठीक हो जाएंगी उस दिन वो ही काम पर जाएंगी। लेकिन बढ़ते वक्त के साथ माँ की बीमारी ने उनके शरीर पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी और धीरे धीरे माँ बीमार और फिर बीमार रहने लगी। एक दिन मैं काम करके घर लौटी तो माँ को खून की उल्टियां हो रही थी। मैंने माँ को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा तो माँ ने साफ इनकार कर दिया और माँ ने मुझे कहा कि अब वो ज्यादा देर की मेहमान नहीं है, इसलिए मैं अपनी माँ के मरने के बाद अपने पिता के घर वापस लौट जाऊं, क्योंकि इस दुनिया में मेरा उनके सिवा और कोई नहीं है और जैसा भी है वो मेरा पिता है। इस जानवरों की दुनिया में कुछ तो रहम होगा ही उनके दिल में अपनी बेटी के लिए। मैंने भी माँ की बात मान ली और फिर थोड़ी देर में मेरी माँ की सांसें चलना बंद हो गई। इस तरह मेरी माँ के बीमार होने के 6 महीने के अंदर ही उनका देहांत हो गया और मैं अपनी माँ की लाश को लेकर के बैठी हुई थी। मैं भाग करके अपनी माँ की सहेली के पास ये खबर देने गई तो वो मेरे साथ आई और फिर उन्होंने मेरी माँ का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद वो भी अपने घर चली गई। मैंने भी जैसे तैसे 2 दिन उस घर में काटे और उसके बाद अपनी माँ से किया वादा निभाने के लिए अपने पिता के घर चली गई। पर जब मैं अपने बापू के घर पहुंची तो वहां मुझे पता चला कि मेरे बापू ने दूसरी शादी कर ली है और उनका एक बेटा भी है और वो लोग ये घर छोड़ करके कहीं और रहने के लिए चले गए हैं। मुझे ये सब जान करके दुख भी हुआ और एक बार फिर मुझे निराशा ही हाथ लगी और मैं वापस से घर आ गई। फिर एक दिन जब मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी तभी मुझे एक घर से बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आई। पहले तो मैं उस घर के अंदर नहीं जाना चाहती थी, पर ना जाने क्यों मेरे कदम घर के अंदर चले गए। जब मैं घर के अंदर गई तो मैंने जो देखा उसे देख करके मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि एक औरत जिसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था वो खून से लथपथ बेहोश थी और उसके बगल में ही एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की तरफ देख करके बस रोए जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि ना तो मैं उस औरत को जानती थी और ना ही उस बच्चे को। ऊपर से उसकी ये हालत किसने की थी मुझे ये भी नहीं पता था।
पर उस औरत की हालत देख करके मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने बाहर दौड़ करके सबको मदद के लिए आवाज दी। पर इस जालिम दुनिया ने मेरी आवाज को सुन करके भी अनसुना कर दिया। मैं बहुत घबरा गई कि अब क्या करूं, क्योंकि उस औरत को अकेले संभाल पाना मेरे बस के बाहर था। ऊपर से इतने छोटे बच्चे को घर पर अकेला छोड़ करके जाना भी सही नहीं था, क्योंकि जो उसके माँ के साथ ऐसा कर सकता है वो उस बच्चे को भी मार सकता है। अब दोनों को मैं अकेले कैसे संभालती। इसलिए मैं गली से बाहर मेन रोड पर गई और ऑटो वालों को रोकने लगी। पहले तो कोई ऑटो वाला रुका नहीं, पर बाद में एक ऑटो वाले ने रोका, तो मैंने उसे सारी बात बताई, तो उसने मेरे साथ हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया कि ये तो पुलिस केस है, और वो फिजूल में पुलिस के मामले में नहीं पड़ना चाहता, और वो वहां से चला गया। और मैं आंखों में आंसू लिए उसे जाता हुआ देखती रही। मैंने हिम्मत नहीं हारी और अब मैं बाइक और कार वालों से लिफ्ट मांगने लगी, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इसमें मुझे बहुत वक्त लग गया, और तभी मुझे उस औरत का ख्याल आया कि पता नहीं वो औरत अभी जिंदा भी होगी या नहीं। तभी मैं भाग करके दोबारा से घर की तरफ गई, तो मुझे घर के सामने ही एक सब्जी का ठेला दिखा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैंने ही जैसे तैसे करके उस औरत को उस ठेले पर लेटाया और उस बच्चे को भी ठेले पर बैठाया, और हॉस्पिटल की तरफ उस ठेले को लेकर के जाने लगी। रास्ते में मुझे सब घूरते रहे, पर मदद किसी ने भी नहीं की, और मैं अपनी हिम्मत से बस आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंची और मैंने तुरंत उस औरत को एडमिट करवाया। डॉक्टर ने उस औरत को एडमिट तो कर दिया, पर उसका ट्रीटमेंट करने से साफ इनकार कर दिया कि ये एक पुलिस केस है, और बिना पुलिस की मौजूदगी के वो उनका इलाज नहीं कर सकते थे। ये सुन करके मुझे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि एक तो पता नहीं इस औरत के सिर में किस चीज से वार किया गया था, और पता नहीं कब से ये औरत ऐसे दर्द में तड़प रही है, और फिर इसे हॉस्पिटल तक लाने में भी इतना वक्त लग गया है, और जब इसकी जान बचाई जा सकती है तो ये चोचले। मैंने बहुत ही बुरी तरह से उस डॉक्टर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। इतना शोरगुल सुन करके वहां के बड़े डॉक्टर बाहर आए और इस हंगामे का कारण पूछा। वो डॉक्टर अपनी सफाई देने लगा कि तभी बीच में मैंने उसे रोका और फिर खुद सारी बात बताई, जिसे सुन करके उस बड़े डॉक्टर ने उस डॉक्टर को सबके सामने बहुत डांटा, और फिर उस औरत का इलाज करना शुरू करने को कहा। उस औरत का इलाज शुरू होते ही मेरी जान में जान आई। तभी मैंने देखा कि वो छोटा सा बच्चा एकदम से बेहोश हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अभी तक ये बच्चा तो रो रहा था, पर अब अचानक से इसे क्या हो गया। मैं बहुत घबरा गई, और फिर मैं उस बच्चे को लेकर के एक नर्स के पास गई, तो उस नर्स ने बच्चे को चेक करके बताया कि उस बच्चे ने कल से कुछ भी नहीं खाया है, और बच्चे का शरीर बहुत कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। इसलिए इसका भी जल्द ही इलाज शुरू करना पड़ेगा, वरना बच्चे की जान खतरे में जा सकती है। मैं बहुत घबरा गई, और मैंने उन नर्स से कहा कि अगर ऐसा है तो आप जल्दी ही इसका भी इलाज शुरू कर दीजिए। उस नर्स ने कहा कि इलाज तो डॉक्टर ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर तभी वो नर्स बोलते बोलते चुप हो गई। तभी मैंने उससे कहा कि तो फिर दिक्कत क्या है। तब उस नर्स ने कहा कि दिक्कत यह है कि इस बच्चे के लिए जो दवाइयाँ चाहिए वो इस हॉस्पिटल में नहीं है, और बच्चे का इलाज अभी होना जरूरी है। इसलिए ये दवाइयाँ आपको अभी जा करके बाहर मार्केट से खरीदना होगा। मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, और ये लोग कौन थे मैं जानती भी नहीं थी कि उनके घर वालों को खबर कर सकूं। पर अभी मेरे लिए इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस बच्चे की जान बचानी थी। इसलिए मैंने उस नर्स को दवाई लिखने के लिए कहा, और वो पर्चा ले करके सीधा मार्केट की तरफ चली गई। दुकान में पूछने पर पता चला कि वो दवाई 1200 की है, और इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे, क्योंकि काम करके जो भी पैसे मैंने बचाए थे वो माँ के इलाज और उनके अंतिम संस्कार में खर्च हो गए थे। तो अब मेरे भी इतने पैसे नहीं थे, और फिर जितने भी थे वो बहुत कम थे। मुझे एकदम से अपनी मालकिन का ध्यान आया कि जहां मैं काम करने जाती थी। इसलिए मैं उनके पास भाग करके गई और उनसे कुछ पैसे उधार मांगे। पहले तो उन्होंने बहुत आनाकानी की, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो मुझे पैसे दे देंगी, पर इसके बदले मुझे उनके घर का हर काम करना पड़ेगा जब तक वो चाहें।
ये मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत थी पैसे चुकाने की, पर इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैंने उनसे पैसे लिए और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उस लड़के का ये भी इलाज शुरू हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर के मुझे बताया कि वो औरत अब खतरे से बाहर है और अब वो ठीक है, पर उसके सिर पर लोहे की किसी चीज से बहुत ही तेज वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। और उसके साथ ही उस औरत के साथ पहले मारपीट और फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती भी की गई थी। बाकी सब तो मुझे समझ में आ गया, पर जोर जबरदस्ती ये बात मेरी समझ के बाहर थी। इसलिए मैंने इसका मतलब डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने एक नर्स को मुझे इसका मतलब समझाने के लिए कहा। तब उस नर्स ने मुझे बताया कि जब एक औरत की मर्जी के विरुद्ध उसे कोई मर्द छूने का प्रयास करता है, तब उसे जोर जबरदस्ती कहा जाता है। नर्स की बात सुन करके मैं बहुत घबरा गई और मैंने उस नर्स से कहा कि आखिर ऐसा कोई भी कैसे किसी के साथ कर सकता है। हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, जहाँ पर हर जीव अपनी स्वेच्छा से आज़ादी से रह सकता है। उस पर भी जोर जबरदस्ती करने वाले ये लोग कहाँ से आते हैं? क्या इन्हें हमारे स्वतंत्र देश के बारे में जानकारी नहीं, या फिर ये हमारे देश के नहीं हैं? और अगर ये हमारे देश के नहीं हैं तो फिर ये हमारे देश में ही क्यों हैं? तब उस नर्स ने बताया कि वो हमारी ये मांस की खाल है ना, वो एक ऐसा मुखौटा है जिसके पीछे हर इंसान अपना एक नहीं बल्कि दो दो चेहरा और फितरत लेकर के घूमता है। एक जो वो दुनिया को दिखाता है और एक जो वो अपने अंदर ही रखता है, और ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे लोग हमारे देश के ना हो करके भी हमारे देश और हमारे बीच में रह करके हमारे देश की नारी का ना सिर्फ अपमान बल्कि उसकी मान मर्यादा को भी भंग कर देते हैं। नर्स की बात सुन करके मैं बहुत मायूस हो गई। तभी डॉक्टर ने बताया कि उस औरत को होश आ गया। मैं ये खबर सुन करके बहुत खुश हुई और मैं भाग करके उस औरत के पास गई, तो मैंने देखा वो औरत खुद को ही मार रही थी। ये देख करके मैंने उसे रोका और उसे संभाला। मैंने उससे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको बचाने के लिए मैंने कितना कुछ किया, और आप हैं कि मौत के मुंह से बाहर आने के बाद खुद को ही मार रही हैं। आप अपने बारे में नहीं, पर कम से कम अपने छोटे से बच्चे के बारे में तो सोचिए। बच्चे का नाम सुनते ही वो औरत बहुत घबरा गई और उसने बड़ी बेचैनी से मुझसे कहा कि मेरा बेटा कहाँ है? क्या उसे भी मार डाला उस शैतान ने? ये सुन करके मुझे बहुत अजीब लगा। तभी मैंने उस औरत से कहा कि आपका बच्चा अब ठीक है, वो कुछ ना खाने की वजह से बहुत कमजोर और बेहोश हो गया था, पर अब उसका भी इलाज शुरू कर दिया गया है, थोड़ी देर में वो भी ठीक हो जाएगा। तब उस औरत ने रोते हुए मुझसे कहा कि समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें किस बात के लिए दोष दूं और किस बात के लिए धन्यवाद। मैंने उस औरत से कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब उस औरत ने कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं इस नर्क भरी जिंदगी को नहीं जीना चाहती, पर इसमें मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे कुछ हो जाएगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तब मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब उस औरत ने कहा कि मेरी और मेरे बच्चे की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मेरा पति है, जो दिन रात बस दारू के नशे में दिन रात डूबा रहता है और पैसे ना होने पर मुझे मारता पीटता है और पैसे कमाने के लिए मजबूर करता है। मैंने जैसे ही ये सब सुना तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। किस तरह मेरा बापू भी मेरी माँ के दिन रात दारू पी करके मारता था। मैंने तुरंत उस औरत से कहा कि तो आप इतना जुल्म क्यों सह रही हैं? आप उस आदमी को छोड़ क्यों नहीं देती? तब उस औरत ने बहुत ही दुखी मन से कहा कि कहाँ जाऊंगी मैं अपने पति को छोड़ करके। मैंने अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ उस औरत से शादी की थी, और शादी के कुछ महीने बाद ही उस आदमी ने अपनी असली रंग दिखा दिए। अब मैं अकेली जान होती तो खुद को कब का खत्म कर दिया होता, पर मेरे पेट में मेरी औलाद सांसें ले रही थी और उसे इस दुनिया को जीने का पूरा अधिकार है, इसलिए मैं अपने किए की सजा उस मासूम को नहीं दे सकती थी। ये सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैं कर भी क्या सकती थी, क्योंकि गरीबी और वक्त की मार तो मैंने भी खा रखी थी। तभी मैंने उस औरत से कहा कि
तो कल ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपके पति ने आपके साथ इतना बुरा कर दिया? तब उस औरत ने कहा कि रोज की तरह मेरा पति कल भी दारू पी करके घर आया और अपने साथ एक औरत लेकर के आया। जब मैंने उस औरत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो उस औरत को एक रात के लिए खरीद करके लाया है। ये सुन करके मेरी तो जैसे सांसें ही अटक गई, पर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और मैंने वहीं पास में रखे एक डंडे को उठाया और उस औरत को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो औरत उल्टे पैर मेरे घर से भाग गई। पर मेरा पति ये सब देख करके बहुत गुस्सा हो गया और उसने जा करके सीधा मेरे बच्चे को गोद में उठा करके नीचे गिरा दिया। ये देख करके मैं बहुत घबरा गई और अपने बच्चे को पकड़ने के लिए भागी, तभी मेरे पति ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया और मारते मारते मुझे अधमरा कर दिया और फिर अचानक ही मेरे सिर पर लोहे की छड़ से वार कर दिया और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। और इसके बाद फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। आज जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को यहीं हॉस्पिटल में पाया। बात सुन करके मुझे उस औरत पर बहुत तरस और गुस्सा भी आया और मैंने तुरंत उस औरत से कहा कि जब आप एक डंडे से अपने पति के साथ आई उस औरत को मार सकती हैं, तो उस औरत को घर तक लाने वाले इंसान के ऊपर क्यों नहीं मार सकती थी? मेरी बात सुन करके उस औरत ने कहा कि सोचा तो मैंने भी यही था, पर मेरे पति का चेहरा देख करके उस डंडे को उठाने की हिम्मत मेरे में नहीं हुई। और तभी मैंने कहा कि आपकी इस हिम्मत के ना करने की वजह से आपको पता है आज आपके साथ साथ उस मासूम बच्चे के भी जान जा सकती थी। और फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब एक मर्द अपनी मर्यादा को लांघ करके एक औरत के साथ जानवरों की तरह बर्ताव करता है, तो फिर एक औरत क्यों अपनी पिछड़ी मानसिकता में जी करके अपने साथ हो रहे अत्याचार का विरोध क्यों नहीं करती? क्यों चुपचाप सहती रहती है? अरे माना एक औरत को सहन शक्ति की देवी कहा जाता है, पर आज की दुनिया में जो जितना सहता है उसे उतना ही सहने के लिए मजबूर किया जाता है। पता नहीं ये बात आज की औरतों को कब समझ आएगा कि जब पति राम है तो उसे भगवान की तरह पूजा करो और जब पति राक्षस हो तो उसका त्याग करो। उस औरत ने कहा कि ये बात कहना जितना आसान है उतना करना नहीं, क्योंकि पति अगर राक्षस है तो इस दुनिया के मर्द रावण हैं जो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं। उस औरत की ये बात सुन करके मैं फिर कुछ ना बोल पाई और तभी डॉक्टर वहां पर पुलिस लेकर के आ गए। पुलिस को देख करके वो औरत घबरा गई, पर डॉक्टर ने उसे समझाया कि ये पुलिस उसके लिए नहीं बल्कि जिसने भी उसकी ये हालत की है उसके लिए बुलवाई गई है। इसलिए वो बिना किसी डरे साफ साफ बताए कि उसके साथ ऐसा किसने किया। तब उस औरत ने कहा कि वो बाथरूम में नहा रही थी और तभी उसका बच्चा बेड से नीचे गिर गया और उसके रोने की आवाज़ सुन करके वो तेजी से भागी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। और उसके गिरने की वजह से वहीं ऊपर एक छोटी सी जगह थी जहां पर लोहे के सारे सामान रखे थे, तो उसके धक्के से वो लोहे की छड़ उस पर गिर गई और उसे चोट आ गई। उसका ये बयान सुन करके मैं बहुत ही परेशान हो गई और जैसे ही मैं कुछ कहती तभी पुलिस ने उससे पूछा कि आपके बाथरूम में लोहे का सामान क्या कर रहा था? तब उस औरत ने कहा कि साहब हम गरीब लोग हैं, हमारा तो सोने नहाने और खाने का एक ही कमरा होता है, उसमें हम पर्दा डाल करके उस कमरे के अपनी ज़रूरत के हिसाब से बांट लेते हैं और हम गरीब का बाथरूम हो या फिर सोने वाला कमरा इतना बड़ा तो होता नहीं है, छोटी सी जगह होती है और उसी पर मैंने लोहे की छड़ से साड़ी बांध करके नहाने के लिए बनाया था और मेरे गिरने से वो भी मेरे साथ मेरे ऊपर गिर गए। उस औरत की बात सुन करके डॉक्टर ने तुरंत ही उस औरत से कहा कि पर आपको यहाँ लाने वाली इस लड़की ने तो बताया कि आप एक कमरे में पड़ी हुई थी। उसका ये सवाल सुन करके वो औरत बहुत घबरा गई और अब पुलिस ने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया। मैं सच कहना चाहती थी पर ना जाने क्यों सच कहने से पहले मैंने उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत ने सबकी नज़र से छिप करके मेरे सामने हाथ जोड़ा और आंखों से सच ना कहने का इशारा किया। उसे देख करके मुझे एकदम से मेरी माँ की याद आ गई और मैं चाह करके भी पुलिस को सच नहीं बता पाई। मैंने बात संभालते हुए कहा कि मुझे ठीक से याद नहीं,
बस जैसे ही मैंने इनकी हालत देखी तो मैं घबरा गई थी। तभी उस औरत ने बात को संभाला और फिर मेरी बात पर भी जोर दिया। पर उस औरत की आवाज में कपकपाहट थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो औरत झूठ बोल रही है। पर मेरे बयान की वजह से डॉक्टर और पुलिस ने उस औरत की बात मान ली और वहां से चले गए। थोड़ी देर में एक नर्स ने आकर के उस छोटे से बच्चे को उस औरत की गोद में ला करके थमा दिया और कहा कि आपके बच्चे को भूख लगी है, आप इसे अपना दूध पिला दीजिए। उस औरत ने तो पहले बहुत प्यार से अपने बच्चे को चूमा और अपने सीने से लगा लिया। उनका ये प्रेम देख करके मुझे मेरी माँ की बहुत याद आने लगी और मैं चुपचाप अपनी नम आंखों को ले करके बाहर चली गई। अगले दिन बच्चा और माँ दोनों ही ठीक हो गए और डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। पर डॉक्टर ने यह भी कहा था कि अब उसे अपना और बच्चे का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना एक छोटी सी भूल और उसके बच्चे की भी जान जा सकती है। उस औरत ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा, पर मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उसे फिर अपने बारे में सब बता दिया और मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये भी मैंने उस औरत को बताया। ये सुन करके उस औरत ने बहुत संकोच करते हुए मुझसे कहा कि वैसे ये तो तुम्हारा निजी मामला है, किसी बाहर वाले को बोलने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी तुमने जो मेरे लिए किया है वो मेरा और अपना भी मेरे लिए कभी नहीं करता। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूंगी कि जब तुम इस बात को जान चुकी हो कि तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली है, तब तुम्हें उस घर में अपनी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बहुत कम औरत ही हैं जो माँ यशोदा होती हैं। इसलिए तुम ज्यादा तो नहीं, पर जरूरत जितना पढ़ी लिखी हो और समझदार भी हो, इसलिए तुम्हें खुद ही अपना सफर तय करना चाहिए और अपनी जिंदगी को एक नए ऊंचे मुकाम पे ले जाना चाहिए। उसकी बात सुन करके मुझे भी एक पल को लगा कि शायद वो सही कह रही हैं, पर माँ की आखिरी इच्छा का भी अपमान नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने उनसे कहा कि एक बार जाने में क्या हर्ज है, और अगर मुझे वहाँ कुछ ठीक नहीं लगा तो मैं वापस लौट करके अपनी जिंदगी में आ जाऊंगी। उस औरत ने कहा कि मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकूं, क्योंकि मैं खुद अपने पति के दम पर इस घर में रह रही हूं और उनकी मर्जी के खिलाफ तो मैं सांस भी नहीं ले पाती। तो फिर तुम्हें इस घर में रखना मेरे लिए नामुमकिन है। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी या फिर मेरे लिए कोई काम होगा तो तुम मुझे ज़रूर बताना। तब फिर भले ही मुझे अपने पति के खिलाफ जा करके तुम्हारी मदद करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं उसकी हालत समझ रही थी कि वो चाह करके भी मेरी मदद नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मैंने उसे कहा कि फिलहाल तो मैं उसे अभी उसके घर छोड़ देती हूँ और फिर वो अपने बापू के घर चली जाएगी। कुछ देर के बाद मैंने उसे उसके घर पहुंचाया और उसके घर में बिछी खटिया पर उसे लिटा दिया और उसके लिए कुछ खाने के लिए इधर उधर देखने लगी। पर मुझे उसके घर में सारे बर्तन खाली मिले, किसी में अनाज का एक दाना तक नहीं था। मुझे ये देख करके बहुत बुरा लगा कि एक इंसान पैसे की वजह से कितना लाचार हो जाता है। मैं उस औरत और बच्चे की मदद करना चाहती थी, पर अब मेरे पास ना तो पैसा था और ना ही पैसा इंतजाम करने का कोई दूसरा रास्ता था। इसलिए मैंने अपने बहते आंसू को चोरी से पूंछा और वहां से जाने लगी कि तभी कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। उस औरत ने कहा कि शायद उसका पति फिर से दारू पी करके घर वापस आ गया है। पति के घर वापस लौट आने के डर उसके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये देख करके मैं उसके पास गई और मैंने कहा कि आप घबराइए मत, मेरे होते हुए आपके पति कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर उन्होंने कुछ किया भी तो इस बार मैं आपकी बात मान करके चुप नहीं बैठने वाली। मैं आपके पति को पुलिस के हवाले करके रहूंगी। तभी मैंने देखा कि वो आदमी जो दारू के नशे में पूरी तरह से डूबा हुआ था, वो मेरा बापू था। ये देख करके मैं एकदम से हैरान हो गई कि जिस औरत का मैंने इलाज करवाया वो मेरे बापू की दूसरी पत्नी, मतलब कि मेरी सौतेली माँ, और ये छोटा बच्चा मेरा सौतेला भाई है। और जानवरों की तरह पीटने वाला ये हैवान मेरा पिता, जिसने मेरी माँ को भी इस तरह मार मार करके अधमरा कर दिया था। जब मेरी माँ मुझे मेरे बापू के पास
से ले करके गई थी तब मैं बहुत छोटी थी और आज मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए मेरे बापू ने तो मुझे नहीं पहचाना, पर मैंने उसे बहुत अच्छे से पहचान लिया था। तभी मेरे बापू दोबारा से मेरी सौतेली माँ की तरफ मारने के लिए दौड़े तो इस बार मैं उसके सामने आकर के खड़ी हो गई। मुझे देख करके पहले मेरा बापू बहुत हैरान हो गया कि आखिर मैं कौन हूँ और ऐसे अचानक से उसके रास्ते में कैसे आ गई। पर कहते हैं ना कि घटिया लोग घटिया सोच के साथ घटिया हरकत भी करते हैं, और वही मेरे बापू ने भी किया। छी, मुझे तो उसे अपना बापू कहने में भी शर्म और घिन आने लगी थी। तभी बेला ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि आखिर ऐसा क्या किया तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ। बिजली ने कहा कि पहले तो जब मैंने अपने बापू का रास्ता रोका तो उन्हें मुझ पर गुस्सा आया, और जब उन्होंने देखा कि मैं कच्ची उम्र की लड़की हूं तो एकदम से उन्होंने मेरे दोनों सीने पर हाथ रखते हुए कहा कि माल बहुत अच्छा है। और ये सुन करके मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने पिता को जोर का एक थप्पड़ मारा, जिससे उसकी सारी दारू उतर गई। उसने अब गुस्से से कहा कि ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर पर मुझे थप्पड़ मारने की। तब मैंने उसे एक थप्पड़ और लगाया और कहा कि पहला थप्पड़ इसलिए मारा कि तूने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला, और दूसरा थप्पड़ इसलिए कि तूने अपनी ही सगी लड़की की इज्जत पर हाथ डाला। मेरी बात सुन करके मेरा बापू और साथ ही मेरी सौतेली माँ चौंक गई और दोनों ही मुझे घूर घूर करके देखने लगे। मेरे बापू को तो मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ तो उसने मुझसे गुस्से में कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तू मेरी बेटी है, और तेरे जैसी तो मेरी औलाद बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तब मैंने अपने बापू से कहा कि हाँ, आपने ठीक कहा कि मैं आपकी बेटी कैसी हो सकती हूँ। आप तो इंसान कहलाने के लायक तक नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से भगवान ने मुझे आपकी बेटी बना करके इस दुनिया में भेजा है। मेरे बापू ने कहा, तो तेरी माँ कहाँ है? अगर तू मेरी औलाद है तो तेरी माँ भी तो तेरे साथ होनी चाहिए। मैंने कहा कि मेरी माँ बीमारी और गरीबी की मार ना सह पाई और कुछ दिन पहले ही वो भगवान को प्यारी हो गई। ये सुन करके मेरे बापू ने मुझे ताना मारते हुए कहा कि अच्छा ही हुआ, वैसे भी उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बापू के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुन करके मेरा खून खौल गया और मैंने गुस्से से कहा कि तुझे कहाँ से फर्क पड़ेगा, जब तक मेरी माँ तेरे साथ तेरे घर पर थे तो ठीक इसी तरह जिस तरह तूने इस औरत की हालत कर दी है ना, वैसे ही तो तू दिन रात दारू पी करके मेरी माँ को मारता था। पर मेरी माँ को कोई साथ देने वाला नहीं था, इसलिए बेचारी को दर दर की ठोकर खानी पड़ी। पर यह गलती अब तू दोबारा मत करना, क्योंकि अपनी इस माँ का साथ देने के लिए मैं आ गई हूँ, और अगर तूने मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो तेरे हाथ के साथ साथ तुझे भी इस घर से उखाड़ फेंकूंगी। बिजली का गुस्सा और हिम्मत को देख करके उसका बापू बहुत डर गया और उसने अपनी पत्नी की तरफ घूर करके देखा और वहां से चुपचाप चला गया। बिजली की सौतेली माँ ने बिजली की तरफ देखा और उसे गले से लगा लिया और अपनी औलाद की तरह प्यार करने लगी। तब बिजली ने कहा कि कौन कहता है आज भी माँ यशोदा नहीं होती हैं? मेरे आंखों के सामने ही मेरी यशोदा माँ बैठी हुई हैं। बिजली ने कहा कि मेरी सौतेली माँ ने जैसे ही ये सुना वो फूट फूट करके रोने लगी। थोड़ी देर में जब उनका मन हल्का हो गया रोते रोते, तब मैंने उन्हें शांत कराया और उनसे पूछा कि आखिर आपने ऐसे इंसान से शादी क्यों की। तब मेरी माँ ने कहा कि ऐसा मोहल्ले वाले बताते हैं कि जब मेरी माँ मुझे ले करके मेरे बापू को छोड़ करके भाग गई थी, तब मेरा बापू हर रोज एक नई औरत को घर लेकर के आता और दारू पी करके अपनी हवस का नंगा नाच करता था। मेरी माँ के जाने से जैसे उसका जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा निकल गया हो और वो खुल करके अपनी जिंदगी जी रहा हो। फिर जब तक उसके जेब में पैसे थे तब तक उसने खूब अति की, लेकिन जैसे ही उसके पैसे खत्म हुए सब ने उसे कुत्ते की तरह दुत्कार करके भगा दिया। फिर मेरे बापू ने इधर उधर काम की तलाश की, पर उसकी हरकत जानने के बाद उसे किसी ने कोई काम नहीं दिया। फिर एक दिन एक आदमी से वो मिला जो गांव से लड़कियों को झूठ बोल करके शहर में बेचने का काम करता था। बापू के पास भी खाने तक की तंगी थी, इसलिए वो भी उस आदमी के साथ उसके काम में लग गया। और तभी
तेरा बापू मेरे गांव पहुंचा और वहां पर जा करके उसने और उसके साथी ने झूठ का ऐसा जाल बिछाया कि उससे मेरे साथ साथ ना जाने कितनी ही लड़कियां और उनके माँ बाप फंस गए। शायद मैं तेरे बापू को पसंद आ गई थी या फिर मेरी खूबसूरती पर उसकी हवा जागृत हो गई थी, इसलिए वो हर लड़की को छोड़ करके बस मेरे ही आगे पीछे रहता और उसका प्यार देख करके मैं भी उसके झांसे में आ गई। फिर एक दिन तेरे बापू ने मुझे शादी के लिए पूछ लिया। मैं भी उसे दिल से प्यार करने लगी थी और मैं भी उससे शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। मैंने भी उसे हाँ कह दिया। पर जब ये बात मेरे माँ बाप को पता चली तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैंने उनके खिलाफ जा करके तेरे बापू से शादी की तो मैं उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए मर जाऊंगी। अपने माँ बाप की ये बात सुन करके मुझे दुख तो बहुत लगा, पर कहते हैं ना कि जब प्यार का चस्का चढ़ता है तो ना माँ दिखती है ना बाप दिखता है तो बस वो इंसान जिससे आप प्यार करते हो। मैं भी प्यार में अंधी लड़की अपने माँ बाप की बात को अनसुना करके तेरे बापू के साथ शादी के सपने सजाने लगी। पर जब मैंने तेरे बापू को बताया कि मेरे माँ बापू इस शादी के खिलाफ हैं तो उसने मुझे अपने साथ शहर लेकर के जाने की बात की, जिसे सुन करके पहले तो मैं बहुत घबरा गई। फिर तेरे बापू ने प्यार का ऐसा जाल बिछाया कि मैं उससे बाहर ना निकल पाई। और फिर एक दिन तेरा बापू और उसका साथी सभी लड़कियों को मुझे लेकर के शहर आ गया। बाकी सब लड़कियों को तो उसने बड़ी उम्र के आदमियों को बेच दिया और मुझे अपने साथ अपने घर ले आया। पहले तो उसने मुझे बहुत प्यार किया और मेरा बहुत ध्यान रखा, पर जब उसका मुझसे मन भर गया तो उसने मुझे अपना असली रूप दिखाया। और फिर एक दिन जब मैंने उसे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उसने मुझे ये बच्चा गिराने के लिए कहा। जब मैंने उसकी बात का विरोध किया तो उसने मुझे बहुत मारा और उसने कहा कि वो मुझे यहाँ पर अपनी रातें रंगीन करने के लिए लाया है, ना कि घर संसार बसाने के लिए। ये सुन करके तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपना बच्चा पैदा करके रहूंगी। तब से रोज ही तेरा बापू मेरे साथ मारपीट करता और मेरे पेट में 1 महीने का बच्चा होने के बाद भी मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता और मेरे मना करने पर जानवरों की तरह मारपीट करता। एक बार मैंने घर से भागने की भी कोशिश की तो ये घर से थोड़ी दूर जाते ही 3-4 आदमियों को मेरे अकेले होने की भनक लग गई और वो मुझे जबरदस्ती बीच रास्ते से उठा करके मेरे साथ गलत करने की कोशिश करने लगे। मैं तो उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, जिस जगह से वो लोग मुझे उठा करके ले करके गए थे वहां अचानक ही पुलिस की गाड़ी आ गई और वो लोग बिना कुछ किए ही मेरे साथ वहां से भाग गए। फिर उठ करके वहां से तुरंत ही भाग करके मैं घर आ गई और मैंने अपने कान पकड़े कि चाहे मैं कितना भी अपने पति से मार खा लूं पर घर छोड़ करके नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों बाद तेरे बापू ने इतना कर्जा कर लिया कि साहूकार ने कर्जा चुका ना पाने की हमारा पुराना घर हमसे छीन लिया और हमें बेघर कर दिया। तेरा बापू तो दारू के नशे में रोड के किनारे पड़ा था उस तेज तूफान में, पर मैं और मेरा बच्चा एक एक पल अपनी मौत के करीब जा रहे थे। फिर मैंने अपना सारा सामान उठाया और आसपास मंदिर ढूंढने लगी तो मुझे एक मंदिर दिखी तो मैं पहले अपना सामान और बच्चे को मंदिर में पहुंचा करके आई और फिर तेरे बापू को घसीटते हुए ले करके आई। सुबह होते ही पंडित जी वहां आ गए और उन्होंने जब मुझे और मेरी हालत देखी तो समझ गए कि मेरे क्या हालत हैं। और फिर उन्हें मुझ पर और मेरे बच्चे पर तरस आ गया। पहले तो उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को मंदिर का प्रसाद दिया खाने के लिए, उसके बाद उन्होंने मुझे 2-3 घर बताए काम करने के लिए। अब वो घर पंडित जी के पहचान के थे। उन लोगों ने मेरी पगार मुझे पहले ही दे दी। मैंने उन पैसों से इस घर को किराए पर ले लिया और फिर यहाँ से मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सब तो तुम्हें पता ही है। जब मैंने अपनी सौतेली माँ की बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे एक इंसान की वजह से न सिर्फ एक पत्नी और उसकी औलाद को कितना कष्ट उठाना पड़ा, बल्कि उसी आदमी ने दूसरी शादी करके अपनी दूसरी पत्नी और उसकी औलाद को भी उतना ही कष्ट दिया।
मैं अब उनसे क्या कहती, इसलिए मैंने अपने आंसू पोंछे, फिर उनके आंसू पोंछे और उनसे कहा कि जो हुआ अब उसे भूल जाइए और अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा और फिर मैंने भी अपनी माँ के साथ घर के खर्चे में मदद करने लगी। अब मैं और मेरी माँ दोनों ही कमाते थे, जिससे मेरे घर की हालत सुधरने लगी। पर मेरे बापू के मन में इन सब को देख करके गुस्से की ज्वाला भड़कने लगी। अब मेरा बापू भी घर बहुत कम आता और धीरे धीरे तो उसने 2 या 3 दिन में घर आना शुरू कर दिया। इस बात से ना मुझे कोई तकलीफ थी और ना ही मेरी माँ को, क्योंकि वैसे भी उसके होने या ना होने से अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम सब बहुत खुश थे कि तभी कि एक दिन अचानक से माँ घर के लिए लौट रही थी कि उनको एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी और उनकी उसी वक्त मौत हो गई। ये खबर जब मुझे मिली तो मैं बहुत टूट गई, क्योंकि किस्मत ने मुझसे एक माँ छीन करके मुझे दूसरी माँ दी थी और वो भी अब मुझे छोड़ करके जा चुकी थी। मैंने खुद को और अपने सौतेले भाई बिल्लू को भी संभाला और अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। पहले तो लगा जैसे पूरा जीवन ही खत्म हो गया मेरा। पर एक दिन जब बिल्लू मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि उसे बहुत भूख लगी है, तब मैंने अपनी जिंदगी को एक बार फिर से जीने का निश्चय किया और मैं दोबारा से काम पर लग गई। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे बापू ने पूरी तरह से घर आना छोड़ दिया था। महीने में कभी एक आध 2 बार आ जाते थे। फिर एक दिन बिल्लू ने मुझे आकर के बताया कि उसके एक दोस्त ने बताया कि हमारे बापू के किसी ने मार डाला। वैसे मेरे बापू की जैसी हरकत थी उसके हिसाब से तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, पर था तो वो मेरा पिता, इसलिए मन नहीं माना और मैं उसकी लाश लेने पहुंच गई। पर जब मैंने अपने बापू की लाश देखी तो मैं चीख पड़ी, क्योंकि मेरे बापू को कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा था और उसके चेहरे पर पत्थरों से वार किया था और यह दृश्य मेरी आंखों से देखा नहीं जा सकता था। फिर मैंने अपने पिता का भी अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिनों बाद मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि मेरे बापू को किस वजह से मारा गया। मेरा बापू दिनों दिन दारू की आदी होते जा रहे थे। अब वो रात के साथ साथ दिन में भी पीने लगा था। अब वो जहाँ काम करता था वहाँ के लोगों ने उसे दारू पी करके काम करने से मना कर दिया। पर मेरे बापू की दारू पीने की आदत दिनों दिन घटने की जगह बढ़ने लगी थी और एक दिन उन लोगों ने मेरे बापू को काम से निकाल दिया। अब जब तक बापू के पास पैसे थे तो उसके शौक पूरे होते रहे, पर जब पैसा खत्म हुआ तो उसके शौक भी खत्म हो गए। उसने सबसे बहुत उधार मांगने की कोशिश की, पर किसी ने उसे 1 रुपया तक उधार नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी खोने लगा। औरतों के शौक ने उसके हौसी दरिंदा बना दिया था और अब उसके ये शौक भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। इन सब से बौखलाया मेरा बापू एक दिन पानी पीने के लिए कुएं के पास गया तो वहां पर कुछ औरतें नहा रही थी। तभी मेरे बापू की नजर उन औरतों के भीगे कपड़ों और भीगे जिस्म पर पड़ी तो फिर से वो हौसी दरिंदा बन गया और उसने वहां की औरतों पर हमला कर दिया और हर किसी को पकड़ करके उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। जब वहां के गांव वालों ने ये सब देखा तो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन लोगों ने बापू को मार डाला। बापू की इस हरकत को सुनने के बाद पूरे मोहल्ले वालों ने मेरा और मेरे भाई का रहना दुश्वार कर दिया। अब मैंने भी फैसला किया कि मैं इस मोहल्ले को छोड़ करके चली जाऊंगी। पर मेरी मालकिन, जिससे मैंने वादा किया था कि जब तक वो चाहेगी तब तक मैं उसके घर नौकरानी का काम करूंगी, उसने मुझे काम छोड़ने की इजाज़त नहीं दी। वो मुझसे इतना काम करवाती थी कि मैं दूसरे घर का काम पकड़ ही नहीं पा रही थी और वो जितनी पगार देती थी उससे मेरा और मेरे भाई का पेट ही बड़ी मुश्किल से भरता था। फिर किसी और जगह कमरा किराए में लेना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। वक्त बीता, हम लोगों के ताने भाई बहन के लिए वैसे के वैसे ही रहे। मैं अब बड़ी हो रही थी, इसके साथ ही मैं जवान भी हो रही थी और शायद ये जवानी मेरे लिए एक वरदान और श्राप दोनों ही थी। एक दिन मैं मालकिन के घर में पोंछा लगा रही थी और उस दिन साहब घर पर ही थे। मैं जब उसके कमरे में पोंछा लगा रही थी तब साहब उसी कमरे में बेड में आ करके बैठ गए और जब मैं किचन में गई तो पानी पीने के बहाने वहां भी खड़े हो गए और जब मैं हाल में पहुंची तो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए।
साहब का ये बर्ताव मुझे बहुत थोड़ा अजीब लगा। मैं ठहरी एक नौकरानी, भला अपने साहब से कैसे सवाल पूछ सकते थे। पर तभी मेरी मालकिन ने देखा कि मेरा साहब मेरे सामने बैठ करके मेरे सूट के गले से मेरे उभरते हुए अस्तनों को घूर रहा था और जगह जगह से मेरे फटे कपड़ों से मेरे बदन को भूखे भेड़िए की तरह देख रहा था। मेरे पोछा लगाने के बाद मेरी मालकिन ने मुझे चुपके से बुलाया और मेरे हाथों में मेरे इस महीने की पगार देते हुए कहा कि अब कल से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है, तेरा हिसाब अब चुकता है। ये ले कुछ एक्स्ट्रा पैसे, तो तू हो सके तो इस शहर से कहीं दूर चली जाना और वहाँ कुछ ढंग का काम करना। मालकिन की बात सुन करके मैं समझ गई कि शायद जो मेरी आंखों ने साहब की आंखों में अपने लिए देखा था वही मेरी मालकिन को भी दिखा, इस वजह से वो ये कदम उठा रही हैं। पर मुझे ये सुन करके बहुत खुशी हुई और मैं वहाँ से जाने लगी। तभी मेरी मालकिन ने मुझे रोका और मुझसे कहा कि अच्छा एक बात बता मुझे, तेरे पास कपड़े नहीं हैं जो तू ये फटे पुराने कपड़े पहनती है। मैंने अपनी मालकिन से कहा कि अगर होते मालकिन तो भूखे दरिंदे की तरह मैं किसी भी मर्द को अपने जिस्म के एक आंख भी ना देखने देती। मेरी बातें सुन करके मेरी मालकिन अंदर गई और कुछ पैसे और ला करके दिए और कहा कि ये ले और इन पैसों से अपने लिए कपड़े ही खरीदना, क्योंकि अब तू बड़ी हो रही है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।